बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर अनवर शाहीन और हम पढ़ने जा रहे हैं बायो का चैप्टर 2। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें हम शेयर कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज़ करते हैं। याद रहे, एफएससी का एक उसूल है कि आपने अपनी बुक की किसी लाइन को छोड़ना नहीं है और बुक से बाहर से किसी एक्स्ट्रा चीज़ को छेड़ना नहीं। बुक को छोड़ना नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ को छेड़ना नहीं। ये एफएससी का एक बुनियादी उसूल है। नंबर 2, आप रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना ही तैयार करते जाएंगे, इंशाअल्लाह आपके एफएससी में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक से मुताल्लिक़ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। अगर कोई बात क्लियर ना हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, और इस नंबर पे मुझसे क्वेश्चन आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फालतू बेजा क्वेश्चन नहीं पूछने, अपना और मेरा दोनों के टाइम का ख्याल रखना है। नंबर है मेरा 0333 747 0333 747 0149 0333 747 0149। हाँ, तो मुझे सारे बेटे बेटियां नज़र आ रहे हो। अब मैं नज़र नहीं आ रहा, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे सारे नज़र आ रहे हो। और वो देखो, वो बुशरा बैठी हुई है, वो सलमा बैठी हुई है, वो मुनीब बैठा हुआ है, वो ताहा बैठा हुआ है, खिज़र बैठा हुआ है, हुज़ैफ़ा बैठा हुआ है। सारे मुझे नज़र आ रहे हो और सारे चेहरों से बड़े ज़हीन लग रहे हो। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। ये क्योंकि ज़हीन तो आप लोग हो ही, उम्मीद है अच्छा काम करके मुझे तैयार करके दिया करोगे। चैप्टर 2 बड़ा लाजमी और बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है, जो हर बच्चा आम तौर पे हर साल ज़रूर तैयार करता होता है। चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, इसमें से MCQs भी आने हैं, और ये बड़ा बेसिक चैप्टर है। हाँ, अगली छोटी सी एक बात ये कि इसमें हल्का सा केमिस्ट्री का टच भी है इस चैप्टर में, लिहाजा ख्याल करना, नींद नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर के करने में। तो चैप्टर 2 को बिस्मिल्लाह करते हैं, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। और हमारे चैप्टर 2 का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। Almost all of you are familiar with the fact that what are biomolecules. Biomolecules, these are the molecules of life. These are the molecules which are found in living organisms. तो इन molecules को इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। आपने इनको चैप्टर 1 में भी कुछ नाम पढ़े हुए हैं, तो ये सारे molecules अभी टेबल में आ जाएंगे जिनसे आप लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे वाकिफ़ हैं। तो हमारा पहला इस चैप्टर का फर्स्ट पेज में से पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या आ सकता है या आता है। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टू थिंग्स। 1, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जो अभी हम आगे थोड़ी देर में टेबल में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, DNA, RNA, साल्ट्स, ये सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं। तो व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज़। वो जो केमिकल प्रोसेसेस हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल कंपोनेंट्स लिविंग बॉडीज़ में, इन दो चीज़ों को स्टडी करने का नाम बायोकेमिस्ट्री है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की? इसकी इम्पोर्टेंस है कि इट्स बेसिक नॉलेज इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दोनों आप पढ़ चुके हो। तो मैं पूछ लूँ क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? मेरा ख्याल है सबको आता है। एनाटमी आप पढ़ चुके हैं। इट इज़ द ग्रॉस, इट इज़ द कंप्लीट इंटरनल स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उधर फिजियोलॉजी फंक्शनिंग, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग है। तो ये जो हमने कहा है कि केमिकल कंपोनेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई एनाटमी है, यानी हमारे अंदर की स्ट्रक्चर्स लिविंग बॉडीज़ के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं,
और कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडीज़ में हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री हमें एनाटमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है। और बेसिक नॉलेज बायोकेमिस्ट्री का इसलिए भी एसेंशियल है कि बिकॉज ऑल लाइफ हैज़ बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी लाइफ हमारी लिविंग बॉडीज़ के अंदर केमिकल्स हैं जिनसे हमारी बॉडीज़ बनी है, और वही केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है केमिकल कॉम्पोजिशन। ये एक टेबल की शक्ल में आपकी बुक में सेम यही टेबल बना हुआ है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, उसकी मर्ज़ी है। इसमें से कोई MCQ पूछ ले, कोई एक चीज़ पूछ के वो पूछ ले, उसकी मर्ज़ी है। ये है केमिकल कॉम्पोजिशन। ये 2 तरीक़ों से क्वेश्चन आता होता है, याद रखना। लिख भी सकते हैं आप, इस पर नोट भी कर सकते हैं। गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए बैक्टीरियल सेल एंड ए मैमेलियन सेल, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे। अब हमें पता है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, तो यूँ भी कह सकते हैं गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और मैमल्स और यूकैरियोट्स, इसको यूँ भी कह सकते हैं गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड मैमेलियन सेल। तो इनमें इसको याद करने में हम कोशिश करते हैं कि इसको अभी याद कर लेते हैं। और ये आसान सा टेबल है, इसको तरतीब से इन सारे नामों को आपने याद कर लेना है। वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, DNA, RNA, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक आयंस यानी साल्ट्स, ये सारे तरतीब से आपने नाम याद करने हैं। ज़हीन तो मैंने पहले कह दिया आपको, आप लोग हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि इस तरतीब से आप 1-2 मिनट में इसको याद कर लेंगे। खुदा ना खास्ता नहीं याद हो रहा तरतीब से, तो छोटा सा टोटका ये दे दिया हुआ है। वाटर यानी पानी, P, K, लिप्स, ड्राई और साल्टी नहीं होते। तो वो तरतीब, वो जो 1 2 3 वाली ये सारी है, ये तरतीब इसी लाइन से देखनी है हमने। पानी पहला कंपोनेंट, P से प्रोटीन्स दूसरा, जिसे हमने कहा PK, K जो है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लिप्स फॉर लिपिड्स, ड्राई D फॉर DNA, R फॉर RNA, आगे है OR ऑर्गेनिक, अदर ऑर्गेनिक जो हमने कहा है वो नंबर 7 पे, और साल्टी वो इनऑर्गेनिक ऑयंस, साल्ट्स जो हैं। तो ये तरतीब आपने ऐसे याद करनी है। अब हम आ रहे हैं, देखते हैं कि इसके परसेंटेज को याद करने का तरीका क्या है। आपने ऐसे नाम तरतीब से याद कर लिया। अब ज़रा इनको इसी पहले बैक्टीरियल सेल की पूरे कॉलम को हम याद करते हैं। 70% वाटर, 15% प्रोटीन्स। आगे ये सारा आपने ऐसे याद करना है, पूरी लाइन को ऊपर से नीचे पूरे कॉलम को, जैसे आप किसी का सेल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर याद कर रहे हो। 70 15 3 to 1 6 to 1, 70 15 3 to 1 6 to 1। ये आपने बैक्टीरियल सेल की कंपोजिशन याद कर ली। ऐसे ही इसकी कंपोजिशन में आ जाइए मैमेलियन सेल की। 70, उधर भी वाटर 70, उधर भी 70 है, उधर 15 था, इधर 18 है। 70 18। अब इसका याद करने का तरीका 4 3 2 5 1 1 2 1, याद रहे 25 में 0.25 है और 11 में 1.1 है। तो दोबारा देख देते हैं इसको। 70 18 4 3 2 5 1 1 2 1, वो था 70 15 3 2 1 6 3 2 3 2 1 6 2 1। तो ये टेबल इस तरह से याद करके जल्दी से अभी सुना दें मुझे। चलें अभी नहीं, कल सुनूंगा आप लोगों से। तरीका मैंने बता दिया है, बस इस टेबल को आपने रट लेना है, बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लेना है, ताकि इसके अंदर से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आपको आती हो। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं दे आर फाउंड इन आवर बॉडीज़। विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल्स metabolism is taking place in our bodies. Metabolism, you are all familiar with metabolism. All the chemical reactions taking place in a cell are collectively called metabolism. हमारी बॉडीज़ में सारे केमिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म का नाम दे दिया गया है। और आपको पता है मेटाबॉलिज्म के 2 हिस्से हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिनके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होके
बड़े बड़े कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाई जा रही हैं, इट इज़ एनाबोलिज्म। और अगर लार्जर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टूट के सिंपल स्मॉल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो हम ज़रा इनके डिफरेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, तो व्हाट आर इट्स टू पार्ट्स, व्हाट आर टू कंपोनेंट्स, तो एनाबोलिज्म को हम कहेंगे दीज आर द रिएक्शंस इन विच सिंपल सब्सटेंसेस combine to make कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल ये देखना, सिंपल सब्सटेंस हमने ये ले ली है 6CO2 फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, इट इज़ सिंपल सब्सटेंस, अनदर इज 6H2O, ये दोनों कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, रिलीज हुई। तो दिस इज़ एन एनाबोलिक रिएक्शन, those reactions in which simple substances combine to make complex substances. These reactions need energy, ये सनलाइट एनर्जी दे रही है इस प्रोसेस में। और तीसरी बात हमने इसमें कर देनी है फोटोसिंथेसिस। रहा ये इक्वेशन आती सबको है, सवाब की नीयत से ये लिख दीजिएगा, कोई इसका मार्क्स तो नहीं है, ना ही हमारी बुक में इस तरह है, लेकिन ज़रा मुतासिर करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आ जाइए कैटाबॉलिज्म में, दोज रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो इसी इक्वेशन को उलट कर दीजिए, जो राइट वाली साइड है लेफ़्ट पे ले आइए, और लेफ़्ट वाली चीज़ों को राइट पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा कैटाबॉलिज्म। तो वो ये देखिए ज़रा, इसके एग्जांपल ये लिखी हुई है, रेस्पिरेशन में complex substances यानी ग्लूकोज in the presence of oxygen it breaks down into 6CO2 plus 6H2O plus energy। तो ये कैटाबॉलिज्म है। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है, इसमें पेचीदा चीज़ें टूट के सादा चीज़ों में चेंज हो रही हैं। तो ऐसे जो रिएक्शन हैं कैटाबॉलिज्म वाले, इनमें एक तो लार्जर कंपाउंड टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, नंबर 2 दे रिलीज़ एनर्जी, उधर था दे यूज़ एनर्जी, यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी खारिज हो रही है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा हमारी बॉडीज़ के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर, तो इस ग्लूकोज में जो ताकत थी वो खारिज हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है, ये हमने लिख दिया एनर्जी। और तीसरी बात इसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन है, उसकी फोटोसिंथेसिस थी और इसकी रेस्पिरेशन है। तो ये हमने मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को भी कर दिया। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एक लाइन एंड पे इस टॉपिक में लिखी हुई है, इसको जस्ट रीड कर लेते हैं। ये इसके बाद अलग से एक लाइन है, एक वर्ड लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ है ये जिनको हम कोऑर्डिनेटेड कैटाबोलिक और एनाबोलिक? कोऑर्डिनेशन से, आपस में राब्ते से, मरबूत तरीके से जुड़ के बाहमी तौर पे हमारी बॉडीज़ में अल्लाह ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि ये दोनों रिएक्शन साथ साथ एक ही सेल में या मुख्तलिफ सेल्स में साथ साथ चलते रहते हैं। कभी कोई चीज़ टूट रही है दूसरी बन रही है, या दूसरी चीज़ टूट रही है पहली चीज़ बन रही है। कभी हमने फ़र्ज़ कीजिए रमज़ान आ रहा है, आगे रोज़ा रखा हुआ है, बॉडी में ये चीज़ें स्टोर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। किसी रोज़ खुदा ना खास्ता हमने खाना नहीं खाया, शाम तक बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट कम हो गए हुए हैं, तो बॉडी को अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है कि प्रोटीन जो स्टोर हुए पड़े हैं वो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है रिएक्शंस का। तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर प्रोटीन कम हो गए हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। Such reactions are called coordinated catabolic and anabolic activities। तो हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पेज हमने कर लिया है, इस पेज में से ये चीज़ें आपने करनी थी। अब ये अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी है, आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, कुछ लाइनें उठा के, वो मैं बीच में बता दूंगा आपको, या इसमें से कोई MCQ पूछ ले, या लॉन्ग के तौर पे आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन।
in our life in living organisms. तो हम इस टॉपिक में कहेंगे कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये टेबल में हमने पढ़ा है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें कार्बन इसेंशियल है. आपको सारे बच्चों को पता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है, बेसिक जुज़ है ये कार्बन. इसके बगैर उनका वजूद ही मुमकिन नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो हैं जो बने और इन्हीं से फिर लाइफ बनी है. तो लाइफ कंटेन्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमारी बॉडीज़ के अंदर ये पूरा टेबल जो अभी हमने पढ़ा है पूरा भरा पड़ा है हमारी बॉडीज़ के अंदर, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहे हैं. इसीलिए कहा गया है कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कार्बन इज़ द सेंट्रल एलिमेंट इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का स्केलेटन, ज़िंदगी का ढांचा हमने कहा है बेसिकली ये बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक ढांचा बना हुआ है कार्बन से. यही वजह हम कह रहे हैं कार्बन हैज़ गॉट सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ. अब इसमें अल्लाह ने 1 2 3 कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं जो बहुत ही कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी वजह से ये सेंट्रल पोजीशन में है ऑर्गेनिक कंपाउंड की या लाइफ के अंदर. तो इसका ज़बरदस्त क्वालिटी जो है इट इज़ टेट्रावेलेंट, यानी इसकी वैलेंसी 4 है. इट हैज़ गॉट द एबिलिटी टू कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब कार्बन मैंने सेंटर में लिख दिया. कार्बन ने के आपको हल्की सी ऐसे केमिस्ट्री को टच देते हैं कि आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और कोई केमिस्ट्री का रूल है ऑक्टेट रूल. स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये एटम्स क्या करते हैं कि अपना आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेंगे. और तरीका क्या होगा इसका कि या तो अपने इलेक्ट्रॉन वो एटम डोनेट कर दे किसी दूसरे को, या उससे इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले या शेयर कर ले. अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, ये बड़ा ही इसके लिए महंगा सौदा है, मुश्किल प्रोसेस है. इसके लिए बेतहाशा एनर्जी चाहिए. लिहाजा कार्बन क्या करता है, सस्ता इजी वे ढूंढता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो ये जो टेट्रावेलेंट है ये 4 वैलेंसी इसके 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है वो आपको पता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ये स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ये 4 बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर इन बॉन्ड्स की वजह से जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इसकी, जो हमने यहाँ पे शो की हुई है, इट इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन भी शेप को कहते हैं, या टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन. ये बड़ी स्टेबल सिमेट्री है, स्टेबल सिमेट्रिकल शेप है, बड़ी तरतीब से और बड़ी मजबूत पायदार शेप डेवलप होती है. आप देख रहे हैं ये हमने शो कर दिया है कि इनके जो दरमियान में बॉन्ड बने हुए हैं, उन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल हमने शो किए हैं वो 109 का एंगल है. ये 109 का एंगल शो करने का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल शेप में 109.5 एंगल पे वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्शन होगी, एक दूसरे को धक्का देने की जो एबिलिटी होगी बहुत मिनिमम होगी. तो रिपल्शन मिनिमम हो जाती है. इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बड़ी स्टेबल है, बड़ी मजबूत है, बड़ी पायदार है. तो इसकी इस टेट्रावेलेंसी और टेट्राहेड्रल शेप की वजह से बहुत ही मजबूत कंपाउंड्स की बुनियाद रख रहा है कार्बन, जिनको हमने कहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और वही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मजबूत ज़िंदगी की बुनियाद रख रहे होते हैं. इसलिए हम कह रहे हैं सो कार्बन
is favorable element to make cell structures, proteins, carbohydrates, DNA, RNA, lipids, ये सारे मिलके they are making various cell organelles, cell membranes, mitochondria, ribosome, Golgi, and these cell organelles combine to make cells, and cells combine to make tissues, and so on. Finally life develops. तो लाइफ की बुनियाद में बेसिक रोल प्ले करने वाला जो एटम है वो कार्बन है। अगली इसकी एक और प्रॉपर्टी है म्यूचुअल बॉन्डिंग। आपस में, आपको याद है, आपने केमिस्ट्री में मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा हुआ है कैटिनेशन। वो कैटिनेशन क्या है? सेल्फ बॉन्डिंग। आपस में कार्बन कार्बन चेन फॉर्म में या रिंग फॉर्म में या ब्रांच फॉर्म में कार्बन मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। कभी तो ये चेन्स बना रहे हैं, लंबे लंबे चेन्स, और यही वो चेन्स हैं जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं जो हमारी लाइफ की बेस हैं। और कहीं पे हमारी लाइफ के अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे बना रहे हैं जो ब्रांच्ड हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बना रहे हैं जो रिंग फॉर्म में हैं। आगे हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के सारे कंपाउंड्स, कहीं पे हम लिपिड्स में चेन फॉर्म पढ़ेंगे, कहीं पे हम डीएनए में रिंग फॉर्म में कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और कहीं पे हम ब्रांच फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये इसकी म्यूचुअल बॉन्डिंग की वजह से ये सारा कार्बन स्केलेटन है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बुनियाद रख दी हुई है। कहीं पे चेन, कहीं पे ब्रांच, कहीं पे रिंग, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं लाइफ के लिए की हैसियत रखते हैं। अब अगली बात हम जो कर रहे हैं ये ज़रूर याद रखेंगे, सारे मैंने साइड पे लिख दिए, बड़े चारों MCQs हैं कि कुछ बॉन्ड्स हैं कार्बन के। कार्बन ऑफन इट मेक्स बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र। इनके साथ आमतौर पे कार्बन की एबिलिटी है बॉन्ड बना रहा होता है। लेकिन इनके जो की बॉन्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट बॉन्ड हैं हमारे टॉपिक के हिसाब से इस वक्त, वो ये हमने दिखा दिए हैं। CC बॉन्ड, ये देखिए, ये हमने दिखा दिए CC बॉन्ड, ये चेन फॉर्म में, या ये देखिए रिंग फॉर्म में CC बॉन्ड दिखा दिए, या यहाँ पे C के साथ हमने 4 C जोड़ दिए और हर C की वैलेंसी पूरी कर दी। उतने हाइड्रोजन लगा के जितनी वैलेंसी चाहिए, 3 है तो ये करने के लिए 3 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन लगा दें, 2 चाहिए तो 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से हम इनकी वैलेंसीज पूरी कर देंगे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इट मेक्स द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे मेक द स्केलेटन ऑफ लाइफ। एक और बॉन्ड है जिसको आपने ज़रूर याद करना है, आगे भी इसकी बात थोड़ी सी आएगी अगले किसी टॉपिक में, CH बॉन्ड। आपने यहाँ पे याद रखना है, इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड। एनर्जी छुपा के रखी हुई है इसने। वेन एवर रिक्वायर टू द बॉडी, जब भी जिस्म को एनर्जी चाहिए होगी, बॉडी, हमारे सेल्स इस बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। जितने बॉन्ड टूटते जाएंगे एनर्जी बॉडी को मिलती जाएगी। एक और बॉन्ड है जिसकी डिटेल तो आगे आएगी, हल्का सा टच यहाँ पे देते हैं। इस बॉन्ड का नाम है, ये लिखा है हमने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है ये है C और O के दरमियान, COC। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये 2 कार्बोहाइड्रेट के छोटे मॉलिक्यूल्स को, छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इस वक्त इतना ही काफ़ी है, डिटेल इसकी आगे हम डिफाइन करेंगे। और ये जो बॉन्ड है ये हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के छोटे टुकड़ों के दरमियान बनता है। छोटे टुकड़े मिलते जाते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट बनते जाते हैं। तो दिस बॉन्ड गिव्स स्टेबिलिटी, मजबूती प्रोवाइड कर रहा है टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनते जाएंगे और वो मजबूत हो जाएंगे इन बॉन्ड्स के ज़रिए से। तो ये बॉन्ड छोटे कार्बोहाइड्रेट के दरमियान सीमेंट का काम कर रहा है। और अगला बॉन्ड है CN बॉन्ड। CN बॉन्ड इज़ आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ज़रूर याद रखिएगा, CN बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंक है, इस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। एंड दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड अमंग अमाइनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे 2 टुकड़े समझ लीजिए कोई से, 2 टुकड़ों प्रोटीन में।
दो छोटे टुकड़ों को जोड़ने वाला बॉन्ड CN बॉन्ड है, और उन दो छोटे टुकड़ों को हम कह रहे हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं और बड़ा बड़ा चेन बनते जाते हैं, उन बड़े चेन्स का नाम प्रोटीन्स है। तो CN बॉन्ड इट इज़ फॉर्म्ड अमंग अमाइनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स। आखिरी बात इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में हम कहेंगे कि कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, मेरा ख्याल है फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इसको टच दिया हुआ है। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, याद रहे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंड स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर लार्ज इन साइज़, क्योंकि लार्ज हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स, पेचीदा होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल, लार्ज होने की वजह से इनसॉल्युबल भी हैं, पानी में डिज़ॉल्व नहीं होते। क्योंकि पानी में डिज़ॉल्व नहीं हो रहे तो अगली प्रॉपर्टी इन्हीं की है, दे मेक सेल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मजबूत हैं, पायदार हैं। इनकी वजह से सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल के ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम, सारे सेल ऑर्गेनेल्स इन्हीं से बने हुए हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। तो दे मेक सेल स्ट्रक्चर्स। और अगला इसका है फंक्शन के हिसाब से, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल से जुड़ने से बने हुए हैं। जैसे अभी हमने कहा था अमाइनो एसिड जुड़ के बन गए प्रोटीन्स, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के बन गए कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये लार्जर हैं। तो इन्होंने इनको स्टोर किया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए, बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है, बड़े मॉलिक्यूल में छोटे टुकड़े स्टोर हुए पड़े हैं। जब भी बॉडी को छोटे टुकड़े चाहिए होंगे, ये बड़े मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और बॉडी को छोटे टुकड़े प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बना हुए हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आ जाते हैं एंड पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ। दीज आर स्मॉल इन साइज़ में स्मॉल हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था अमाइनो एसिड जुड़ के बड़े प्रोटीन बनते हैं। तो अमाइनो एसिड जो हैं दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर सिंपल, स्मॉल हैं, ज़ाहिर सिंपल हैं। मोस्ट आर सॉल्युबल, इनमें मोस्टली सॉल्युबल हैं, उधर हमने कहा था इनसॉल्युबल हैं। एंड दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी टू द सेल्स, टू द लिविंग बॉडीज़। जैसे कि ATP एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और उधर हमने कहा था दे मेक सेल स्ट्रक्चर्स, सेल के मुख्तलिफ हिस्से बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने में रोल प्ले कर रहे हैं। उसका हमने कहा था वो स्टेबल हैं, आसानी से नहीं टूटते, ये ईजीली टूट जाते हैं इसके बॉन्ड्स, क्योंकि इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है फौरी तौर पे। और इसका अगला फंक्शन है दे एक्ट एज सब यूनिट्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, यही जुड़ेंगे तो बड़े मॉलिक्यूल्स की बुनियाद पड़ेगी। तो दे एक्ट एज सब यूनिट्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज सब यूनिट है, यही ग्लूकोज बहुत सारे जोड़ दें आपस में तो बड़ा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। सेलुलोज जिसे हम कहेंगे, सेलुलोज बन सकता है या कोई और कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही अमाइनो एसिड जुड़ के अब बन जाएंगे प्रोटीन्स, और फैटी एसिड्स छोटे छोटे टुकड़े हैं फैट्स के, ये जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे फैट्स, या जिन्हें हम लिपिड्स बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमने आज की बातें जितनी पढ़नी थी पूरी कर ली हैं, और कंपैरेटिवली चैप्टर में से ईज़ियर टॉपिक था मेरा ख्याल है ये, और आपको भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं बना होगा तो इंशाल्लाह इधर ही हैं आप भी और हम भी। अल्लाह खैर करे, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैं आपकी सहूलत के लिए चैप्टर 2 लिख दिया हुआ है, नोट्स इसके अवेलेबल हैं 1 के भी 2 के भी। वहाँ हमज़ा फ़ोटोकॉपियर, कई सारे बच्चों को पता नहीं होगा हमज़ा फ़ोटोकॉपी कहाँ पे है, मॉडल टाउन B में गुरमानी मेडिकल स्टोर के साथ ही है, वहाँ से अवेलेबल है, वहाँ से नोट्स मंगवा लीजिए। शॉप खुली हुई है और
इसको याद करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और बुक की रीडिंग ज़रूर कर लिया करें जब ये आप अपना लेक्चर देख रहे हों या देख चुके हों, या बुक से पहले आप उसको रीडिंग लाजमी है, आपने करनी है। रहा ये कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, MCQs आपको बता दिए हैं, और कोई मुझे एक्स्ट्रा MCQs की प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे को बुक के टॉपिक, ये जो मेरा टॉपिक होगा वो बुक बेस्ड होगा, एक्स्ट्रा बात कोई बताऊंगा ज़रूर, लेकिन वो मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा कि वो उसको लाजमी तौर पे कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता हो, याद करने में लिखने में कोई लाजमी नहीं है, लिखना वही है जो बुक ने लिखा हुआ है। और आपने फिर वो सारी चीज़ें मुझे ये ऐसे के ऐसे तैयार करके देनी है, और वो सारी नोट्स में अवेलेबल हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।